हाय फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। चैप्टर नंबर 5 में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। देयर वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। अब फोर्स नॉर्मली हमने जो देखा था वो तो इंक्रीज इन स्पीड या डिक्रीज इन स्पीड दोनों के लिए काम आता है। तो यहाँ पर वी आर टेकिंग अ फैक्टर विच ऑपोज द मोशन। तो फ्रिक्शन के बारे में बात करें तो दिस लेक्चर विल बी सोलली डेडिकेटेड टू फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के बारे में बात करें तो क्या है कि फ्रिक्शन मीन्स व्हाट। तो इसका बेसिक डेफिनेशन देखें तो when two solid surfaces are brought in contact and are moving relative to each other, both are moving relative to each other, two solid substance in contact with each other and moving relative to each other। अब relative motion मतलब क्या? तो इसमें दो कंडीशन नहीं आएगी दो कंडीशन कौन सी? या both are steady या both moving with same speed in same direction, यानी कि same velocity, either both stationary or both moving with same speed in same direction। तो ये केस ऐसे हैं जिसमें रिलेटिव मोशन जीरो होता है। बाकी कोई भी केस ले लो, दैट बी हैविंग रिलेटिव, दैट विल बी केस ऑफ रिलेटिव मोशन। जैसे एक स्टेशन है दूसरा मूविंग है, दूसरा स्टेशन है पहला मूविंग है, या फिर बोथ मूविंग इन डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ऑपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड। तो दैट आर ऑल केसेस ऑफ रिलेटिव मोशन। तो व्हेन टू सॉलिड सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, एट दैट टाइम between the two surfaces and opposing a property of opposition is created। opposition किसको? relative motion को। a property opposing the relative motion is created and that property is called friction। तो friction यानी क्या है? it's a property of opposition offered to the relative motion when two solid surfaces in contact with each other move relatively। यानी एक surface स्टेशनरी है, दूसरा ऊपर मूव कर रहा है, तो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द सेकंड वन इन दोनों के सरफेस के बीच में एन ऑपोजिंग फोर्स इज क्रिएटेड। दैट ऑपोजिंग फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑपोजिशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। दैट ऑपोजिशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑपोजिशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का ये कॉन्सेप्ट है। अब फ्रिक्शन यानी क्या वो देखा हमने, डेफिनेशन हो गया, उसका मीनिंग भी आ गया। हाँ, खास ध्यान रखें फ्रिक्शन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टू सॉलिड सर्फेसेस। Second important thing, they should be in contact with each other। Contact, without contact नहीं, they should be in contact with each other। Third point, there should be relative motion। ये तीन हो तो ही opposing tendency create होगी and that tendency is called friction and the force generated is called friction force। Okay, ये friction force का concept हो गया, बराबर friction भी आ गया। अब question ये होता है कि why does this friction force arise? ऐसा क्यों arise होता है? The reason is between the two solid surfaces when they are in contact। तो contact में क्या होता है, तो इस contact portion को हम लोग zoom करते हैं। तो देखिए, तो नीचे जो पहला फर्स्ट सरफेस है उसका सरफेस स्मूथ है नहीं, at microscopic level if you see then that is this type of surface, it's not exactly smooth, there are bulges and grooves यानी खड्डे and bulges यानी बम्प टाइप, बराबर, ऐसे ग्रूव्स एंड बल्जेस होते हैं उसके सरफेस में। एवरी सरफेस हाउएवर इट्स स्मूथ इट मे बी, एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल देयर हैविंग बल्जेस एंड ग्रूव्स। एक सरफेस की बात हुई, दूसरे का भी ऐसा ही होगा। तो दूसरे सरफेस में क्या होगा, जब इसको रखते हैं यहाँ पे तो ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होता है कि दूसरे सरफेस का ग्रूव पहले के बल्ज के साथ सेट हो जाता है और उसका बल्ज दूसरे के ग्रूव के साथ सेट हो जाता है, यानी ग्रूव एंड बल्ज सेट हो जाते हैं दोनों। ये सेकेंड सरफेस है ऊपर, ये नीचे फर्स्ट सरफेस है। ओके, तो कुछ ऐसा होता है कि ये टाइप का अरेंजमेंट हो जाता है ना। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड कोल्ड वेल्डिंग। इसको बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। वेल्डिंग हुआ पर कोल्ड है, अब ये फॉर्म में सेट हो गया। अब अगर सेकेंड बॉडी को मूव करना है, फर्स्ट स्टेशन ये सेकेंड को मूव करना है, यही फिगर है, खाली यहाँ पे हमने जूम करके देखा हुआ है, कॉन्टैक्ट सरफेस को जूम करके देखा हुआ है, ऐसा कुछ दिखा है। तो अगर सेकेंड बॉडी को मूव करना है तो उसे इन बल्जेस को ग्रूव्स में से बाहर आना पड़ेगा, इस ग्रूव को बल्जेस से उछल के आगे चलना पड़ेगा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स विल बी रिक्वायर्ड। तुम बोलोगे यार सर कुछ समझ में नहीं आया, तो चलो सीधा सा कंसेप्ट लेते हैं। रोड पे एक गाड़ी है, अपनी गाड़ी, ये सपोज अपना व्हीकल है, ये अपना व्हीकल है, बराबर, फोर व्हीलर बंद हो गया है, तो हम लोग धक्का मारेंगे इसको मूव कराने के लिए, आगे का पार्ट ये धक्का मारेंगे इसको, बराबर है, मूव करने के लिए। क्लियर, फोर्स विल बी रिक्वायर्ड। चलो फोर्स F1 बोल देते हैं, F1 फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट। बंद गाड़ी है, धक्का मारते हैं, F1 फोर्स इज रिक्वायर्ड।
अब इसी सिचुएशन को यूँ लेते हैं कि सपोज यहाँ पे गटर खुली है, उसके अंदर व्हील दब गया है और अपना व्हीकल अभी कुछ ऐसा है. ओके, द व्हील हैज बीन एडजस्टेड वेल फिट इनटू द गटर, into the pothole let's say or some groove on the road, और अंदर सेट हो गया. अब हम इसको धक्का मारते हैं टू मूव इट. ये और ये दोनों गाड़ी सेम है, दोनों गाड़ी सेम है, दोनों कंडीशन में एक में स्मूथ सीधा रोड है, दूसरे में एक छोटा सा होल भी है जिसके अंदर ये सेट हो गया. ना सपोज यहाँ पे फोर्स F2 लगेगा, तो कैन यू जज विच ऑफ द, कैन यू से दैट बोथ द फोर्स विल बी इक्वल? गाड़ी सेम है, will the two forces be equal? You can clearly say that no sir, F2 will be bigger than F1. More force will be required to move it. क्यों ऐसा? वो गड्ढे में से बाहर निकालना है, थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए. नॉर्मली जो फोर्स रहता होता है उसके अलावा एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए in order to move this vehicle out of the hole or the groove or the pothole in the road. इसमें से बाहर निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए. फिर तो बाद में मूव रनिंग में फोर्स तो चाहिए F1, उसके अलावा सम एक्स्ट्रा फोर्स will be required to move it out. एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड हुआ क्यों? क्योंकि कोई उसे रोक रहा था. कौन? ये पॉट होल उसे रोक रहा था, जाने नहीं दे रहा था आगे, इसलिए हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया जस्ट टू ब्रिंग इट आउट ऑफ द पॉट होल. अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ सेट करें, यानी ये ग्रूव एंड बल्जिंग का जो सेटिंग हो गया, कोल्ड वेल्डिंग हो गया, दैट डज नॉट अलाउ द सेकंड सरफेस टू मूव इजीली. इसलिए क्या करना पड़ेगा? सम एक्स्ट्रा फोर्स विल बी रिक्वायर्ड. मतलब क्या? कुछ एक्स्ट्रा फोर्स है, मतलब क्या हुआ कि दोनों सरफेस का कांटेक्ट एक दूसरे को मोशन को रिपेल कर रहा है या अपोज कर रहा है, एंड दैट अपोजिशन इज फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन एट माइक्रोस्कोपिक लेवल अराइज ड्यू टू कोल्ड वेल्डिंग. नो डाउट हमारी बुक में नहीं दिया, पर इससे समझाया करा कि अपने को पता लगे कि नहीं, दिस इज द सिचुएशन वेयर फ्रिक्शन अराइजेस. ओके, क्लियर अबाउट दिस. ये हुआ व्हाई डज फ्रिक्शन अराइज. फ्रिक्शन क्या होता है, क्यों होता है, वो देख लिया. नाउ लेट्स टेक टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. थर्ड आएगा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन बेसिकली इज ऑफ थ्री टाइप्स. एक स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन, और वी कैन आल्सो से डायनामिक फ्रिक्शन. काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन. एंड तीसरा आता है रोलिंग फ्रिक्शन. ओके, स्टैटिक यानी स्टेशनरी, काइनेटिक यानी मूविंग, रोलिंग तीसरा. तो रोलिंग भी मूविंग है, नहीं, पर इन दोनों में फर्क है. ये स्लाइडिंग है, ये रोलिंग है, दोनों का डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं अभी. चलो पहले चलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में. थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद स्टैटिक फ्रिक्शन. द फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन. It is said that stationary body remains stationary. Stationary body remains stationary due to friction. क्या बात करते हो? फ्रिक्शन तो रिलेटिव मोशन के केस में होता है, तो स्टेशनरी बॉडी में फ्रिक्शन कहाँ से आया? तो उसके बारे में बात करते हैं. चलो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जल्दी क्लियर हो जाएगा. ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है. ब्लॉक थोड़ा मासिव है. अब इस ब्लॉक को मूव करने के लिए हमने फोर्स लगाना शुरू किया. वी अप्लाई फोर्स, यानी वी आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स इन ऑर्डर टू मूव द ब्लॉक. कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया? तो चलो शुरू करते हैं. 0 न्यूटन, ब्लॉक डज नॉट मूव. 1 न्यूटन, ये फोर्स न्यूटन में ले रहे हैं. 1 न्यूटन, ब्लॉक डज नॉट मूव. 2 न्यूटन, ब्लॉक डज नॉट मूव. 3 न्यूटन, ब्लॉक डज नॉट मूव. बराबर है. ब्लॉक पे फोर्स लगाया, 4 न्यूटन मूव नहीं हुआ, 5 न्यूटन मूव नहीं हुआ, 6 पे जस्ट स्टार्ट्स मूविंग, जस्ट स्टार्ट्स मूविंग. बराबर है. तो 6 न्यूटन पे द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स मोशन. 7 पे मूव करना शुरू किया, 8, 9, 10 एंड वो तो आराम से मूव कर रहा है. यानी अप टू 5 नो मोशन, फोर्स अप्लाई किया. 6 में जस्ट स्टार्ट्स मोशन, यानी फोर्स बढ़ा के 6 न्यूटन किया तो जस्ट स्टार्ट मूविंग. एंड 7, 8, 9, 10 तो मोशन आराम से कर रहा है. बराबर है. 0 से 5 तक नो मोशन, 6 पे जस्ट स्टार्ट्स मोशन, 7, 8, 9, 10. तो इसका ये हो गया कि इस ब्लॉक को मूव करने के लिए, इन ऑर्डर टू मूव दिस ब्लॉक, इट मींस इन ऑर्डर टू मूव दिस ब्लॉक सम मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड. कितना? ये हो गया. तो ये हो गया एफ एक्सटर्नल मिनिमम. मिनिमम कितना एक्सटर्नल फोर्स है? ये आ गया. मिनिमम दिस मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट द मोशन इन द ब्लॉक. बराबर है. इससे पहले की सिचुएशन सोचे तो सपोज हमने 2 न्यूटन फोर्स लगाया. वी अप्लाइड फोर्स
तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, व्हेन फोर्स इज एप्लीकेबल द ब्लॉक शुड मूव, व्हेन फोर्स इज एप्लीकेबल ब्लॉक शुड मूव, बराबर है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, स्टेशनरी बॉडी रिमेन स्टेशनरी टिल सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, तो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया पर ब्लॉक ने मूव ही नहीं किया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एज द बॉडी रिमेन स्टेशनरी, बॉडी रिमेन स्टेशनरी टिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, तो जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे मूव करेगा, जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे वो मूव करेगा, पर ये तो मूव ही नहीं हुआ। 2 न्यूटन पे मूव नहीं हुआ, 3 पे नहीं हुआ, 4 पे नहीं हुआ, 5 पे भी नहीं हुआ। तो 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो क्या हमने फोर्स नहीं लगाया, खाली खाली मजाक कर रहे हैं हम लोग, खाली शो कर रहे हैं कि नहीं टच करके, कि नहीं चलो बोलते ना बस से उतरो तो बस को धक्का मारो सारे, तो हम लोग हाथ टच करके लगाए जोर लगा के ऐसा करते हैं, ऐसा तो नहीं है। इट्स नॉट एनी जोक। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फिर भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज वायलेटेड। सीधी सी बात हो गई, फोर्स लगाए फिर भी मोशन नहीं आ रहा है। इवन ऑन अप्लाइंग फोर्स स्टेशनरी बॉडी डज नॉट मूव, मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वायलेटेड, बोगस लॉ है, क्योंकि उसमें बोला है स्टेशनरी बॉडी रिमेन स्टेशनरी अनलेस एंड अनटिल सम फोर्स इज अप्लाइड। तो हमने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी स्टिल रिमेन स्टेशनरी, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गलत है। तो न्यूटन बाबा तो गड़बड़ करके गए, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता सर, न्यूटन ने तो ऐसा गलत नहीं बोला। तो फिर 5 न्यूटन तक दिस बॉडी वाज नॉट मूविंग, क्यों? क्योंकि बिटवीन द टू सरफेस, दिस सरफेस एंड दिस सरफेस, देयर इज सम ऑपोजिंग टेंडेंसी which opposes this friction external force and does not allow the block to move. There is some opposition between the two surfaces, ये दोनों surface के contact में there is some opposition effort which does not allow the block to move. Stationary body के केस में इस property को बोलते हैं static friction and the force is called, जो oppose करता है force उसको बोलते हैं static frictional force, that is called static frictional force, will denoted by Fs. तो Fs is the static frictional force which does not allow the block to move, ये Fs which does not allow the block to move, बराबर है। एंड कहाँ तक नहीं अलाउ करता है, 5-6 न्यूटन तक अलाउ नहीं करता है, 6 तक अलाउ नहीं करता, 6 पे अलाउ करता है। मतलब ये हो गया कि Fs की Fs 5 न्यूटन तक इट इज एप्लीकेबल, पर 5 से ज़्यादा 6 किया तो Fs नॉट एप्लीकेबल। तो यूँ बोलेंगे कि ये Fs का मैक्सिमम वैल्यू हो गया, Fs मैक्स, यानी मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स required to just move the body is maximum static frictional force। तो एक और चीज यहाँ डिफाइन करते हैं, maximum static frictional force and will denote this force by Fs static frictional force, उसका maximum value, ओके। एंड Fs max कितना होता है, तो Fs max maximum static frictional force यानी कितना maximum static friction है, जितना इसका minimum value which is equal to F external minimum, यानी minimum external force required to just start motion in the body, minimum external force required to just start the motion in the body is called Fs max, maximum static frictional force। ये सारे static frictional force है, ये Fs max है, ओके। तो ये regarding the static friction, यानी stationary body is able to remain stationary because of the static friction। अब सोचो अगर ये static friction ना होता तो आप कुर्सी पे कैसे बैठ सकते हैं, you are able to sit on the chair because of the static friction, बराबर है। आपकी बॉडी एंड कुर्सी के सरफेस के बीच में there is a static friction and therefore you are not sliding down, नहीं तो आप यूज गिर जाते स्लाइड होके अगर static friction नहीं होता तो, ओके। सो static friction is one who keeps the stationary body stationary on the surface unless and until some minimum external force is required। आप कुर्सी पे बैठे आराम से आप बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब कोई आके धक्का मारे तो आपको एक्सटर्नल फोर्स बढ़ गया ना Fs max से, तो गए तो स्लाइड हो जाओगे। कोई धक्का नहीं मारेगा तो यू माइट नॉट। तो बोले सर मैं तो यूँ भी कभी कई बार ऐसा होता है कि गिर जाता हूँ कुर्सी के नीचे, अरे धक्का मारा किसने, बोले सर पास पास में कोई नहीं होता। तो आपका जो शोल्डर है पीछे कुर्सी के रेस्ट पे, शोल्डर ये सॉरी बैक, ये बैक है आपका बैक, वो शोल्डर के ऊपर रेस्ट कर रहा है, शोल्डर वो पीछे कुर्सी पे रेस्ट कर रहा है, एंड पे आप ज़्यादा दम लगाते हो तो नीचे से दैट फोर्स ऑन द चेयर gives a reaction which increase the external force and thus you slide। तो यूँ पीछे दम लगाओगे तो आगे गिर स्लाइड हो जाते हो, है ना एक्सपीरियंस। तो ये दैट इज रिगार्डिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। चलो अब इसके बारे में 2 लॉज हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन के 2 लॉज हैं, कौन से, एक Fs max का वैल्यू Fx max does not depend on area of contact surface, area of contact surface,
तो बोलेगा ऐसा कैसे, फ्रिक्शन का तो कंसेप्ट फ्रिक्शन सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस से ही है, फ्रिक्शन का कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट सरफेस, तो जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, जितना कम कॉन्टैक्ट उतना कम फ्रिक्शन लगेगा। दो उंगलियां खाली घिसो तो फ्रिक्शन कम आता है, जबकि पूरा पाम घिसो सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ गया, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बढ़ गया, तो फ्रिक्शन भी ज्यादा जनरेट होगा। तो फ्रिक्शन डज डिपेंड ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेस, यस डेफिनेटली डिपेंड्स। तो फिर ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, फ्रिक्शन की बात नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स की बात नहीं है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात है। द मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेस, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डज, स्टैटिक फ्रिक्शन डज डिपेंड ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेस बट मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट सरफेस। उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए Fs max डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो किस पे डिपेंड करता है Fs max, तो दिस Fs max डिपेंड्स ऑन नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स है ना, क्या था, इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल फोर्स। ये इसका मास m, तो इसके ऊपर लगने वाला वेट फोर्स mg एंड उसको अपोज करता हुआ नॉर्मल फोर्स सरफेस जो अप्लाई करता है, the force applied by surface in the perpendicular direction is normal force and इस पर्टिकुलर केस में n is equal to mg है, बराबर है। अच्छा ये नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है। अब नॉर्मल फोर्स बराबर है, Fs max का वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द बॉडी। ओके, प्रोपोर्शनली हटाए, कांस्टेंट लगाए, तो यहाँ Fx max के साथ कांस्टेंट में क्या आएगा, μs into n। दिस μs इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू का वैल्यू डिपेंड ऑन द टू सरफेस इन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सरफेस पर डिपेंड करता है म्यू का वैल्यू, म्यूएस का वैल्यू। ओके, इट डिपेंड ऑन द व्हिच टू सरफेस आर इन कांटेक्ट, कांटेक्ट सरफेस पे नहीं, कौन से दो सब्सटेंस कांटेक्ट में उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए म्यूएस का वैल्यू अलग अलग होता है, इसलिए Fs max अलग अलग आता है। सेम बॉक्स अगर स्मूथ सरफेस पे रखो, अन्य उसके बदले रफ सरफेस पे रखो, यू विल फाइंड दैट द Fx minimum changes and therefore Fs max changes। क्यों, क्योंकि म्यूएस अलग अलग है, दोनों केस में n सेम है, म्यूएस अलग अलग, इसलिए Fs max अलग अलग, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड इज डिफरेंट। स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस पे रखो तो क्लियर अबाउट दिस। एंड ये म्यूएस के बारे में क्या बोलेंगे, इसका यूनिट, तो म्यूएस का फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यूएस इज इक्वल टू Fs max अपॉन n एंड इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स अपॉन फोर्स है ना, यूनिटलेस डायमेंशनलेस, m0 l0 t0 डायमेंशनल इक्वेशंस। ओके क्लियर, ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। कोई डाउट इसके बारे में हो तो मुझे मैसेज करें, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वी कम टू काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। ना काइनेटिक बोलो या डायनेमिक बोलो, दोनों सेम फ्रिक्शन है, बराबर है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन यानी क्या, तो काइनेटिक फ्रिक्शन मींस स्टैटिक यानी स्टेशनरी था, तो उसका ऑपोजिट काइनेटिक यानी मूविंग, तो मूविंग बॉडी के केस में डायनेमिक फ्रिक्शन आएगा। तुम बोलोगे मूविंग बॉडी के केस में बराबर डायनेमिक फ्रिक्शन, तो ये एक्चुअली क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं इसके बारे में। सपोज आप काइनेटिक एक्टिवा चला रहे हो, टू व्हीलर पे जा रहे हो, बराबर है। अब टू व्हीलर पे आप स्टेडी स्पीड से जा रहे हो 40 की स्पीड पे, रास्ता थोड़ा खाली मिला, तो आपको हुआ इच्छा हुई चलो 50-60 कर देते हैं। 50-60 करने के लिए क्या करोगे, अपना एक्टिवा तो स्टेडी चल रहा है 40 की स्पीड पे, और उसकी स्पीड बढ़ा के 50 या 60 करनी हो तो क्या करोगे, तो यू नीड टू गिव सम एक्सटर्नल फोर्स। आप एक्सेलरेटर दबाएंगे यानी आप एक्सटर्नल फोर्स जनरेट करें इंजन से, वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण स्पीड 40 से बढ़ के 60 हुई। क्या 40 से 60 अपने आप हुआ, was the body able to do it by itself? नहीं, we require some extra force to increase the speed from 40 to 60, यानी मूविंग बॉडी का स्पीड बढ़ाना हो तो we require some extra force, अपने आप नहीं बढ़ता, we require some extra force। वो एक्स्ट्रा फोर्स क्यों रिक्वायर हुआ, why do we require that extra force? क्योंकि 40 की कांस्टेंट स्पीड पे जाने वाली बॉडी पे कोई एक ऐसा ऑपोजिशन है जो उसकी स्पीड को बढ़ने नहीं देता, एंड अगर आपको स्पीड बढ़ाना तो यू हैव टू वर्क अगेंस्ट दैट ऑपोजिशन, एंड दैट ऑपोजिशन इज कॉल्ड मूविंग बॉडी के केस में फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी यू रिक्वायर सम एक्स्ट्रा फोर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्पीड, एंड दैट एक्स्ट्रा फोर्स वर्क्स अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा, तो इस केस में आता है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, इस केस में आता है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स गिवन एज Fk। क्या ये Fk का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, तो Fk डिपेंड्स अगेन ऑन नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनली हटाओ, कांस्टेंट लगाओ, तो यहाँ पे Fk इज इक्वल टू म्यू के इनटू n, वेयर म्यू के इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट्स कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन।
ओके, ये म्यू के हो गए क्वेश्चन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, सेम टू सेम यूनिटलेस क्वांटिटी है ना। म्यू के की वैल्यू म्यू एस की वैल्यू को कंपेयर करें तो म्यू के इज स्मॉलर देन म्यू एस, यानी म्यू एस की वैल्यू ज्यादा होती है, म्यू के की कम होती है। मतलब क्या हो गया कि स्टेशनरी बॉडी के केस में म्यू एस इज बिगर देन म्यू के इन मूविंग बॉडी, यानी स्टेशनरी बॉडी के केस में यानी जीरो स्पीड है उससे बढ़ा के 20 किलोमीटर पर आवर करना हो तो जो फोर्स लगेगा एक्स्ट्रा, एंड अगर मान लो 40 है उससे 60 करना हो तो जो फोर्स लगेगा एक्स्ट्रा, ये भी 20 का इंक्रीज किया, ये भी 20 का इंक्रीज किया, बट लेस फोर्स विल बी रिक्वायर्ड हियर, मोर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड हियर। क्यों? क्योंकि इसमें म्यू एस ज्यादा है, इससे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, तो मोर फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट, इंक्रीज द स्पीड बाय 20। जबकि इसमें म्यू के इज लेस तो एफ के भी लेस आएगा, इसके बेस पर बोलेंगे कि एफ के इज लेस देन एफ एस, बराबर है। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, इसलिए कम फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का तो फिर कम एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, ख्याल आया? तो अगर आप व्हीकल को 0 से 20 स्पीड कर रहे हो तो यू रिक्वायर मोर फोर्स, यानी कि मोर पेट्रोल इज यूज्ड व्हाइल 40 कम इन कंपैरिजन टू 40 टू 60 इंक्रीजिंग बाय 20 मूविंग बॉडी में। तो मूविंग बॉडी में कम फोर्स चाहिए टू इंक्रीज द स्पीड रादर देन स्टेशनरी बॉडी, यानी रुकी हुई गाड़ी को स्पीड बढ़ा के 20 करना हो, 20 जितना स्पीड बढ़ाना हो तो मोर पेट्रोल भी यूज है, यहाँ लेस पेट्रोल। कहने का तात्पर्य क्या है? द मोरल मीन्स मोरल ऑफ द स्टोरी इज whenever you are driving vehicle, now you are the future drivers, you are the future drivers of this nation. I would very much like that you should be well aware about the facts on the road life. आपने तो साइंस भी लिया है, आपको तो और भी ज्यादा परफेक्ट आना चाहिए, एंड ये यहाँ पे सीखने को मिलता है। पहला हमने सीखा था स्टॉपिंग डिस्टेंस का, जितनी स्पीड ज्यादा उतना गैप ज्यादा रखें आगे वाली गाड़ी से, जितना स्पीड ज्यादा उतना गैप ज्यादा रखें तो एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ इनिशियल स्पीड, देखा था हमने चैप्टर नंबर 3 में। अब यहाँ पे दूसरी बात सीखते हैं कि एक्सेस स्पीडिंग एंड ब्रेकिंग इज नॉट गुड। अभी तो नई नई जवानी है, हाथ में 2 व्हीलर भी मिला नया नया, 11 ना 10th के बाद पेरेंट्स यूजुअली 2 व्हीलर पकड़ाते हैं, कोई चल बेटा अपने ट्यूशन में आया जाएगा, तो नया नया 2 व्हीलर मिला है, जवानी का जोश भी है, आज़ादी मिली है, तो गाड़ियां भागती भी ज़्यादा है एंड ब्रेकिंग भी ज़्यादा होती है। ब्रेकिंग इसलिए क्योंकि आप 4-5 जने देखते हैं, ओ बाप रे जबरदस्त स्क्रीचिंग साउंड आया, बराबर है, पर आप कर क्या रहे हो? ब्रेक करके एकदम रोक देते हो, फिर भगाते हो एकदम, फिर एकदम रोक देते हो, फिर भगाते हो, रोक देते हो 0 स्पीड से 20 स्पीड, घड़ी घड़ी रोकते हो, फिर भगाते हो, घोड़ के बढ़ाते हो, मतलब ज़्यादा पेट्रोल यूज करते हो। जबकि अगर आप मूविंग, आपको पता है आगे ट्रैफिक है तो ज्यादा स्पीड से जाने की क्या जरूरत है, पहले से स्पीड को धीरे धीरे रिड्यूस करें। क्यों? क्योंकि इंक्रीज करने में कम पेट्रोल मूविंग बॉडी में आएगा, रुकी हुई बॉडी में ज्यादा आएगा। तो सडन ब्रेक मार के रोक दिया, फिर भगाते हो तो ज्यादा पेट्रोल यूज हो रहा है, इससे जो स्पीड को थोड़ा बहुत वेरिएशन दो, ख्याल है, ताकि मूविंग रहे बॉडी। एक तो तुम्हारा पेट्रोल भी सेव हो रहा है और दूसरा वेयर एंड टेयर ऑफ टायर भी नहीं होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो नॉर्मली अभी देखोगे तो एक्टिवा उसके आपके हर 6-6 महीने 12 महीने में गाड़ी में तकलीफ होगी, पेट्रोल का एवरेज कम मिलेगा, फर्दर टायर जल्दी घिसेंगे, जो 4-5 साल में घिसना सोचे 2 साल में टायर खत्म हो जाएंगे, बर्डन है। चलो अभी तो पेरेंट्स भरते हैं पैसे से, चिंता नहीं है, बट यू एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस स्ट्रीम शुड नो दिस थिंग्स एंड यू शुड कीप इन माइंड वाइल ड्राइविंग। एंड ये आगे तो बहुत ही काम आएगा, जब खुद का पैसा जेब से जाने लगेगा, जब अपनी नौकरी चालू होगी खुद का पैसा जाएगा, तब बहुत पता लगेगा कि नहीं यही करना चाहिए, अननेसेसरी पैसे वेस्ट हो रहे हैं। पर अभी से सीख जाओ तो आगे आदतें अच्छी रहेगी। और दूसरा, यू विल बी सेफ एंड साउंड, यू ऑल्सो एंड अलॉन्ग विद योर फेलो सिटीजन्स, बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ये बहुत जरूरी है। इसलिए ड्राइविंग के बारे में ध्यान रखें, एफ एस इज बिगर देन एफ के, इससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स है तो ज्यादा पेट्रोल यूज करेगा। क्लियर? स्टेशनरी बॉडी को मूव कराने में जितना फोर्स होता है उससे कम फोर्स मूविंग बॉडी को मूव कराने में होता है। क्लियर? तीसरा फ्रिक्शन आता है, द थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? मूविंग, काइनेटिक एंड रोलिंग दोनों एक ही बात है, मूविंग बॉडी के लिए ही है, बोथ आर रिगार्डिंग मूविंग बॉडी, बराबर। फर्क इतना ही है कि यहाँ पे मूवमेंट ऐसा लिया कि स्लाइडिंग, जबकि यहाँ रोलिंग है। वी डला दो, पॉइंट कांटेक्ट हो गया, पॉइंट कांटेक्ट से कांटेक्ट सरफेस कम तो फ्रिक्शन कम, इसलिए यहाँ पे इतना ज्यादा फोर्स नहीं चाहिए जितना काइनेटिक में चाहिए।
काइनेटिक में स्लाइडिंग बोलो, इसको रोलिंग बोलो, दोनों में फर्क इतना है कि कॉन्टैक्ट सरफेस रिड्यूसेस, हेंस फ्रिक्शन रिड्यूसेस, एंड दिस इज द रीजन व्हाई ह्यूमन बीइंग इन्वेंटेड व्हील। व्हील का इन्वेंशन इसीलिए हुआ कि पॉइंट कांटेक्ट हो जाए। शायद उस टाइम पे ऐसा हुआ होगा कि बड़े बड़े ट्री काटते थे अपना घर बनाने के लिए, खींच के ले जाते थे, तो घिसड़ घिसड़ के ले जाओ तो क्या होगा, दम ज्यादा लगाना पड़ता था। पता नहीं अचानक किसी दिन किसी को ऐसा हुआ कि वो ऐसे रोल किया उसने, अरे ये तो इजीली चला गया, मैं अकेला ही आया। तो रोलिंग का उसको वहां पे आइडिया है, तो उसको काट काट के ट्री के ट्रंक को व्हील तैयार किए, स्लाइसेस बने, व्हील तैयार कर दिए। व्हील का इन्वेंशन इसीलिए हुआ। एंड वी वेरी वेल नो दैट हमारे घर में कोई हैवी सामान या बड़ी तिजोरी होवे, उसको मूव करना होवे तो इट्स वेरी टफ। उसके नीचे व्हील लगाओ तब उसको ले लेके घूमो पूरे घर में, नॉट अ प्रॉब्लम। क्या है, व्हील लगाओगे तो एफर्ट रिड्यूसेस, एफर्ट ऑफ मूविंग द बॉडी रिड्यूसेस। इसलिए व्हील का केस रोलिंग फ्रिक्शन का है। इसमें जो फ्रिक्शन, बाकी सारे कॉन्सेप्ट इसके जैसे, इसमें जो फोर्स आएगा उसको लेंगे रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। द फ्रिक्शनल फोर्स हियर इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज गिवन एज एफआर and it also depends on normal force, and इसके लिए फॉर्मूला है म्यू आर इंटू एन, where म्यू आर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, एंड यहाँ पे अगर लिस्ट में मारे तो उसका पोजीशन यहाँ आता है। आप बोलोगे डबल क्यों लिखा सर, क्योंकि बहुत ही कम होता है। स्लाइडिंग के कम में रोलिंग फ्रिक्शन का कांस्टेंट इज वेरी लो, वैल्यू बहुत कम होती है, फ्रिक्शनल फोर्स भी बहुत कम होगा रोलिंग में, गाड़ी बहुत स्मूथली भागेगी, बहुत स्मूथली भागेगी। क्लियर, इसलिए स्टेशनरी बॉडी को मूव करना तो ज्यादा फोर्स चाहिए, स्लाइडिंग बॉडी को मूव करना तो उसके कंपैरेटिवली कम फोर्स चाहिए, एंड रोलिंग कराना तो बहुत ही कम चाहिए। रोलिंग इज वेरी वेरी इजी, क्यों, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम है, इसलिए इवन विद अ स्मॉल फोर्स आल्सो यू विल बी इजीली एबल टू रोल द बॉडी। इसे समझ लो व्हील का इंपॉर्टेंस कितना है। कहीं पे भी ऐसा लगे बहुत हैवी चीज है, इसको बार बार मूव करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, तो नीचे व्हील डलवा दीजिए, काम हो जाएगा आपका, इजी हो जाएगा, रोज रोज घुमाओ उसे। क्लियर। अच्छा, इसका रेफरेंस हमारा 11th स्टैंडर्ड भी है। स्टार्टिंग 11th का पहला चैप्टर चलो इंट्रोडक्टरी फिजिक्स था, नो प्रॉब्लम। सेकेंड चैप्टर में भी प्रॉब्लम नहीं हो, डायमेंशंस आया तो फिर गड़बड़ शुरू हो गई। एंड उसके बाद जब वेक्टर्स पढ़ा तो हो भयंकर, और मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट जल्दी दिमाग में उतरे नहीं। क्यों, क्योंकि वो बिगिनिंग था, स्टार्टिंग हमेशा टफ होता है, बराबर, इससे ज्यादा दम लगा, इससे बहुत स्लो चला। अब जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट फिक्स हो गए, मैकेनिक्स में थर्ड फोर्थ चैप्टर देखो फिर कितना फास्ट चल रहा है। क्यों, अब आप मोशन में हैं, इसके कम में ये कम है, इसके कम में ये कम है, इसलिए नाउ यू आर इजीली एबल टू अंडरस्टैंड। तो चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक तो बहुत आराम से चलेंगे, 14, 15 भी आराम से हो जाएगा। 12th आएगा तब रोलिंग में होंगे। क्यों, बेसिक फंडा सारे तैयार हो गए, अब चिंता नहीं है, अब गाड़ी धमधमा के भागेगी। पहले 12th तुम्हारा स्मूथली चलेगा, बशर्ते आपने 11th सिंसियरली किया हो तो। क्योंकि ये स्टैटिक अगर 12th में चालू हुआ तो समझ लो फिर ये होते होते तो साल पूरा हो जाएगा, बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए होंगे। दिस इज द रीजन व्हाई वी से दैट 11th इज लिटिल बिट टफ। क्यों, कॉन्सेप्ट्स तो बेसिक हैं जैसे 12th में वैसे ही, पर यहाँ आपके लिए नया नया फिजिक्स, इसीलिए शुरुआत थोड़ी तकलीफ वाली रहती है। रोलिंग या काइनेटिक शुरू हो गया, स्लाइडिंग शुरू हो गया, मोशन शुरू हो गया, क्योंकि आपके ट्रिगो के बेस, कैलकुलस के बेस वो सब तैयार होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इजीली समझ में आने लगेगा। एंड यही रीजन है कि साल गुजरते गुजरते यू कम इन रोलिंग सीक्वेंस। एंड कई लोग तो 11 में ही सेकंड टर्म खत्म हुआ ना, रोलिंग में आ जाते हैं, पीछे के 4 चैप्टर तो फुल स्पीड में धरा सट कर सकते हैं। क्यों, अब आप रोलिंग में आ गए तो 12th आपका इतना मस्त निकलता है। यही रीजन है 11th का स्टार्टिंग इज वेरी टफ, फिर बाद में धीरे धीरे आपका कंसेप्ट बिल्ड हो गया, इस टाइप का काम इजी हो गया। 11th विल नॉट बी सो मच टफ व्हेन यू विल बी इन द आफ्टर सेकंड टर्म। चला, तो दिस इज द सिचुएशन। क्लियर अबाउट दिस, ये हो गया रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। 3 टाइप के फ्रिक्शन हो गए। अब नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब इसके बारे में तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बचपन से ही चले आ रहे हैं ये तो, फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज है तो वेयर एंड टियर इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। उसे रिड्यूस करना होता है, आप रिमूव नहीं कर सकते फ्रिक्शन को, पर रिड्यूस करने के लिए वी यूज लुब्रिकेशन। Lubrication required in order to reduce the wear and tear. Clear? तो एडवांटेज क्या, कुर्सी में बैठ सकते हो, सबसे बड़ा एडवांटेज। खड़े रह सकते हो, यू आर एबल टू स्टैंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फुट एंड द ग्राउंड। फ्रिक्शन लेस हो, मान लो बर्फ पे खड़े हो, ताकत हो तो कैसे फिसलते हैं, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन लेस हो जाता है। केले के छिलके पे खड़े रहो या उसके बाद स्टेप करके मूव करना शुरू करो,
मूव करने का ट्राई करो, देखो क्या होता है, वहाँ फ्रिक्शनलेस हो गया ना फिर। तो दैट्स द सिचुएशन। एडवांटेज क्या है, यू आर एबल टू स्टैंड, यू आर एबल टू सिट यूजिंग दिस। इवन आप बॉल पेन से लिख रहे हैं, बॉल पेन में क्या होता है, ये बॉल पेन की जो टिप है यहाँ पे एक छोटा बॉल होता है, बॉल पेन इसे तो बोलते हैं, आगे बॉल बॉल होता है, जो आप जैसे घिसोगे पेपर पे तो ये बॉल ड्यू टू फ्रिक्शन रोल होगा। तो हम इसको ही बता रहे हैं, ये टिप यहाँ पे बॉल है, बॉल रोल होगा तो फिर यहाँ से ऊपर से इंक नीचे आएगी, एंड लिख सकें, लिखोगे आप। बॉल पेन आप जो यूज करते हैं उसमें देखना उसके टिप पे एक छोटा सा स्पीयर होता है जो रोल करता रहता है, और रोल कब होगा, मुंह कब होगा, जब आप फ्रिक्शन होगा पेपर के साथ। तो स्मूथ पेपर पे इट्स वेरी टफ टू राइट। कभी सेलो टेप लगा दो और उसके ऊपर सेलो टेप पे लिखने की कोशिश करो बॉल पेन से, यू नॉट बी एबल टू। ग्लॉसी फोटोग्राफ पे अगर लिखना शुरू ट्राई करो, नहीं होगा। इससे लोग मैटी यूज करते हैं क्योंकि साइन करना होता है ऊपर, तो मैटी इज टफ, दिस इज द रीजन। तो यू आर एबल टू राइट ऑल्सो यूजिंग फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। ये एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वेयर एंड टेयर, हीटिंग होता है तो कई बार हीटिंग भी एक्स्ट्रा लगता है, दिस इज द सिचुएशन। ओके, सो दिस ऑल अबाउट फ्रिक्शन, क्लियर। अगले लेक्चर में हम लोग चलते हैं, गाड़ी टर्न मार रही हो तो क्या मैकेनिक्स वहां पे चलता है उसके बारे में, टर्निंग व्हीकल्स यानी कि मोशन ऑन कर्व्ड पाथ। नेक्स्ट टॉपिक।